नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। नरेंद्र मोदी अपना मानसिक संतुलन क्यों खो चुके हैं? सवाल यह है। सवाल का जवाब यह है कि नरेंद्र मोदी और उनके लोग दावे करते हैं कि नरेंद्र मोदी 18-18 घंटे काम करते हैं। क्या काम करते हैं? सुबह उठते हैं, कुछ थोड़ा सा टहलते वहलते हैं, सैर वैर करते हैं और एक नाश्ता लेकर के निकल बेचारे जुट जाते हैं, लगे रहते हैं पूरे दिन और लगे रहते हैं किस बात के लिए कि कैसे अडानी को यहां क्या और चीज बाकी रह गई है जो देनी है और वो अडानी को कैसे सौंपी जाए। और ये सब करने के बाद में फिर अडानी के यहां से डायरेक्शन आता है कि नहीं, उस देश में भी एक कोई डील हो सकती है, तो तुरंत विदेश निकल जाते हैं और विदेश जाकर के फिर अडानी के लिए बेचारे डील करते रहे। तो सुबह उठना, तुरंत अपना व्यायाम करके और नाश्ता वास्ता करके और फिर जुट जाना अडानी के लिए और फिर उसके बाद में देश में तमाम बातें सुनना। लेकिन बेचारे अडानी 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 और करते करते पहुंच जाते हैं विदेश। विदेश में डील कराते कराते बेचारे बेइज्जती भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन सब बर्दाश्त कर लेते हैं। जो बाइडेन तो यहां तक कह देता है, एक छोटे से देश से आए हैं लेकिन अपना दोस्त है। Republic of India. By the way, he's from a small country like ours, low population, but he's become a good and decent man and a good friend. Thank you. इसलिए तो मोदी बेचारे क्या करें, खिसिया के भी ही करके रह जाते हैं। यह दशा होती। अब इस दुर्दशा को आप समझ सकते हैं। इतनी मेहनत जो करेगा तो मानसिक संतुलन तो बिगड़ेगा ही। इसीलिए तो राहुल गांधी ने कहा कि वो मानसिक संतुलन उनका बिगड़ चुका है। अब आजकल चुनाव चल रहा है, डबल प्रेशर है कि दो राज्यों में सरकार जाने का खतरा दिखाई दे रहा है। जिन कश्मीरी पंडितों को इतने सालों से बरगलाया था, उन पर फिल्म बनवा के और सब कुछ करा के ड्रामे किए थे, कश्मीर फाइल्स और सब कुछ, लेकिन काम ही नहीं आ रहा है। कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि हमारे लिए किया क्या है, सिर्फ हमारा राजनीतिक शोषण किया है। और कश्मीरी पंडित ही एक सुप्रीम कोर्ट के बड़े प्रतिष्ठित जज रहे हैं, जस्टिस रहे हैं, वो मार्कंडे काटजू कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को जनता लात मार के भगा देगी। अब आप सोचिए, कश्मीरी पंडित इस तरह की बातें कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की हालत इसीलिए मानसिक रूप से खराब हुई है। जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल से वैध अवैध तरीके से नरेंद्र मोदी सत्ता पे कब्जा किए हुए, बावजूद इसके वहां भयंकर बेरोजगारी, भयंकर आतंक, भयंकर दूसरी घटनाएं, सब कुछ है। और इतनी बुरी दशा है, वहां के 40,000 युवाओं को जेल में डाला हुआ है। और यही नहीं, उनके घरों और सब में जिस तरीके का माहौल बनाया है, बेचारे परेशान हैं। क्या किया है? उनका छीना ही छीना है सिर्फ। और अब जब चुनाव आया कहते हैं हम स्टेटहुड वापस करेंगे, तो वहां के लोग कहते हैं हमें राहुल गांधी पर यकीन है, वो तो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी क्या करेगा? वो छीनने वाला व्यक्ति है, वो देने वाला व्यक्ति नहीं है। यह स्थिति। फिर आप हरियाणा आ जाओ। हरियाणा में आप याद करिए, किसान आंदोलन हरियाणा ही की धरती पर था। दिल्ली का 3 तरफ से बॉर्डर उसी का है और वहां पर जितने जोर से पूरा चला, हरियाणा ने सपोर्ट किया, पंजाब से भी लोग आए और भयंकर आंदोलन चला। नरेंद्र मोदी को झुका के रख दिया और उन्हें वो तीनों काले कानून वापस लेने पड़े, बेइज्जत हुए थे। बहरहाल अब उनकी सांसद, चहेती सांसद कंगना रनौत कहती है कि जल्द ही वो तीनों कानून, किसानों के कानून वापस दोबारा लाए जाएंगे और
किसानों पर लगाए जाएंगे। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। तो आप समझिए कि यह फिर से साजिश शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि किसान इनके काबू नहीं आ रहे। जब इनके प्रत्याशी प्रचार करने जाते हैं तो किसान चारों तरफ से घेर के उनको बंधक बना लेते हैं। अब ये हालत है, ये स्थिति ये है कि जो मुख्यमंत्री है हरियाणा का, सैनी, उसी का ही रिश्तेदार है पवन सैनी, नारायणगढ़ से लड़ रहा है, जहां से ये विधायक कभी हुआ करते थे। तो उसको किसानों ने घेर लिया। यह हालत। बहरहाल इसके बाद आप देखें, वहां इन्होंने परिवारों में लड़ाने का काम किया। इनेलो का जो परिवार था, देवीलाल का परिवार, जिससे इनका 52 साल पुराना रास्ता नाता था, और स्थिति थी हर बार देवीलाल या उनके देवीलाल के लड़के चौटाला और वो सब लोग जब भी सत्ता में आए तो भाजपा के साथ ही आए, भाजपा ही उन्हें लेके आई। अभी उनके पोते जब आए सत्ता में तो भी भाजपा के ही सहयोग से आए डिप्टी सीएम रहे, यानी चोली दामन का साथ। लेकिन अब उसी परिवार में यह स्थिति हुई तो उन्हें कहा गया कि ठीक है, तुम्हें मलाई खाने को दी जाएगी, तुम इनके वोट बांटो। तो दोनों अपने अपने संगठनों के जरिए लड़ रहे हैं। एक का मायावती से समझौता करा दिया, एक का समझौता चंद्रशेखर आजाद से करा दिया, और उनके जरिए दलित वोट और जाटों के वोट और सिखों के वोट बांटने का पूरा काम चल रहा है। इसीलिए मायावती बार बार पानी पी पी कर राहुल गांधी पर हमला करती है, जबकि राहुल गांधी तो वही कहते हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे और जो उनके परपोते डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर कहते हैं। तो आप इससे समझ लीजिए। लेकिन मायावती अपने हिसाब से कि राहुल गांधी संविधान, राहुल गांधी है, वही भाषा बोलती है जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं, आरएसएस भाजपा के लोग बोलते हैं। तो आप समझिए, उधर सिखों को भड़काने काम करते हैं। बहरहाल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इधर नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी को कैसे तोड़ा जाए उसके लिए पूरे, तो उसमें गद्दारों की तलाश कर रहे हैं। एक गद्दार उन्हें मिल गई थी, वो किरण चौधरी, और उसको ले गए कि उससे जाट वोट काफी बांट लेंगे। लेकिन कितना बांटेंगे, क्या करेंगे, उसका कितना इफेक्ट होगा, ये आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन अब शैल्या पर लगे हुए हैं, क्योंकि शैल्या कांग्रेस की सबसे कमिटेड लीडर है। लेकिन शैल्या ने दो टूक जवाब दे दिया। मेरे बाप लपट के गए थे तिरंगे से, कांग्रेस के तिरंगे से, और मैं भी वैसे ही जाऊंगी। तो आप यह समझ लीजिए, यह जवाब मिलता है तो खलबली बच जाती। बहरहाल कोई भी बात। अब राहुल गांधी अभी तक किसी कारण से थोड़ा सा लगते कि सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब बात क्लियर है तो 26 तारीख से राहुल गांधी हरियाणा के भी मैदान में आने वाले। नरेंद्र मोदी के लिए चिंता तो यही है कि राहुल गांधी आ जाते हैं तो सब नरेंद्र मोदी को लफाज कहते हैं और राहुल गांधी पर यकीन जताते हैं। लोग सवाल पूछने लगते हैं कि आप राम राज्य की बात करते हो, आप ये करते हो। हरियाणा को सबसे ज्यादा बेरोजगार बना दिया। हरियाणा के बाद में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बेरोजगार बनाया जम्मू कश्मीर को। लद्दाख से उसके हक छीन लिए। तो क्या बक्सा है आपने? सब कुछ तो आपने छीना, कुछ नहीं बाकी है। तो यह दशा बता रही है कि बद से बदतर हालत। तो आज हरियाणा बर्बादी में है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, अपराधों में है, महिलाओं के साथ होते रेप के मामले में दिल्ली के बाद में उसी का नंबर आता है, और इसके बाद में और तमाम सारी चीजें, शिक्षा बर्बाद है, दूसरी और चीजें बर्बाद। नशा वहां बिल्कुल आम हो गया है। अब उड़ता पंजाब कहा जाता था, वो तो है ही, वहां पर भी बहुत ज्यादा है, घर घर नशे की स्थिति है। लेकिन हरियाणा भी उससे पीछा नहीं है। और ये सब करा कौन रहा है? ये वही अडानी के पोर्ट पर पकड़ी जाती है ड्रग, और वहीं से वो ड्रग सप्लाई हो जाती है हरियाणा, पंजाब जैसे राज्य, देश के तमाम हिस्सों में। युवाओं की रगों में नशा भरने का काम किया जा रहा है, जिससे
वो अपने दिमाग से न सोच सके। मानसिक संतुलन खुद का खराब है तो दूसरे का नशे से खराब कर दो, सब यह स्थिति। इसका नतीजा क्या हो रहा है? इसका नतीजा ये हो रहा है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हम बात करते थे तमाम राम राज्य की, दूसरी और अच्छी बातें, वहां आज जगह जगह अपराध हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं। हमने आपको बार बार बताया है कि किस तरीके से यूपी में रेप की घटनाएं पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हो रही हैं, महिलाओं के प्रति अपराध सबसे ज्यादा हो रहे हैं। और आज ही की एक घटना है, सरोजनी नगर लखनऊ जो राजधानी है वहीं पे, वहां पर एक 5वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची को किडनैप कर लिया जाता है और उसके साथ गैंग रेप किया जाता है। इसके पहले हमने बताया, मतलब 7 साल की बच्ची के साथ में बलिया में बच्चों ने ही, उसी के हम उम्र बच्चों ने ही गैंग रेप कर दिया, मरना से। अब आप सोचिए, ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हो रही हैं, रोज हो रही हैं, और उसके बाद में वो भगवा पहन के बैठा हुआ ढोंगी कहता है मैं तो योगी हूं। कौन सा योग कर रहा है, कौन सी धर्म की बात कर रहा है? तो सिर्फ अधर्म की बात करता है। तो यह स्थिति है, इसलिए मोदी को डर लग रहा है कि उनके एजेंडे नहीं चल रहे। तब उनके यहां बैठे तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, जो राष्ट्रपति कहती थी बस बहुत हो चुका, उसकी आवाज नहीं निकलती है जब मध्य प्रदेश में 4 दिनों के अंदर 3 स्कूलों में बच्चों के साथ में रेप हो जाते हैं। उसकी आवाज नहीं, यौन शोषण होते हैं, उसकी आवाज नहीं निकलती है जब आर्मी की अफसरों के साथ में मध्य प्रदेश में गैंग रेप हो जाता है। उसकी आवाज नहीं निकलती है जब उड़ीसा में एक ब्रिगेडियर की लड़की, जो एक मेजर की होने वाली पत्नी थी, उसके साथ में विभत्स घटना होती है। और उसकी आवाज नहीं निकलती है जब उत्तर प्रदेश में, बिहार में, यहां तमाम जगह पे ऐसी घटनाएं हो गई। उसकी आवाज सिर्फ कलकत्ता पे निकलती है। तो आप यह समझ लीजिए, यह स्थिति है संवैधानिक पद पर, शीर्ष संवैधानिक पद पर बैठी महिला की। उसके बाद आप आइए उपराष्ट्रपति की देख लीजिए। उपराष्ट्रपति बखान करता है, नरेंद्र मतलब नर धन इंद्र, नरेंद्र ये तो भगवान है, राम राज्य, और ये जाने क्या क्या बताता है। मतलब लगता ही नहीं ये उपराष्ट्रपति है या पार्टी का एक जो कार्यकर्ता होता है, मोदी मोदी करता है, वही वाली स्टाइल। तो इस तरह का, तो मैं उसको तो देख के ही लगता है कि क्या किचुए की तरह मोदी को देख लेगा तो ऐसे ही करके जैसे करता है। तो यह दशा है उसकी, जगदीप धनखड़, यह हालत। तो इस तरह की बातें करता है। अब उनके, और ये संवैधानिक पदों पर बैठे, इसके बाद में इनका राज्यपाल एक रवि है, वहां पर जो पहले आईपीएस ऑफिसर था, पत्रकार भी रहा, वो गवर्नर है कहां का, तमिलनाडु का। वहां वो कहता है सेकुलर राज्य का जो कंसेप्ट है वो भारत का नहीं है, वो यूरोपियन है, और हमारे यहां तो ये। अब आप समझिए कि ऐसे पद में जिनको संविधान की रक्षा करनी है, वही संविधान की मूल भावना का कत्ल कर रहे हैं और उसके खिलाफ इस तरीके से बोल रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान को लेकर के बहुत संजीदा थे और उन्होंने उसको लेके बहुत सारी बातें की। और मायावती उन पर नहीं बोलेगी, वो यहां बोलेगी। दलितों के, महिलाओं के साथ रेप होंगे, उनकी हत्याएं होंगी, उनके साथ तमाम क्राइम होंगे, उस पर कुछ नहीं कहेगी, वहां नहीं जाएगी। आज तक गई हो तो बता दीजिए मुझे कि हाथरस गई थी, कि वो गई थी लखीमपुर खीरी, वो बिहार में भी आग लगी उनके दलितों के जो 80-90 घरों के में करीब, तो उसमें क्या गई थी? कांग्रेस मदद कर रही, कांग्रेस सब कुछ कर। तो यह सत्य है। तो इस तरह की दशा हो तो आप सारे खेल को समझ सकते हैं। अब यही वजह है कि लोग कांग्रेस पर यकीन कर रहे हैं, और इसीलिए जो हल्ला बोल के नाम से संगठन चलाने वाले तमाम पदाधिकारी थे, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है,
कोई राजनीतिक उसमें नहीं। उन्होंने भी अब कांग्रेस का चोला पहन लिया है और उन्हें राहुल गांधी के ऊपर यकीन, जैसे पूरे देश को यकीन है, पूरी दुनिया को यकीन है। तो अब राहुल गांधी ही एकमात्र उम्मीद है इस देश की, यह बात साबित हो जाती है। तो राहुल गांधी ने जो कहा, इसीलिए नरेंद्र मोदी मानसिक संतुलन खो रहे हैं। जय